नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2020 के संदर्भ में है, जो कि आने वाली न्यायिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे राज्यपाल महोदय ने 28 अगस्त 2020 को अनुमति प्रदान की और यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गजट में दिनांक 31 अगस्त 2020 को प्रकाशित हुआ है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये दोनों डेट्स याद रखनी है कि राज्यपाल महोदय ने 28 अगस्त 2020 को अनुमति प्रदान की और यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गजट में 31 अगस्त 2020 को प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि पूरे YouTube में आप सबको हमारे चैनल के अलावा यह वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। YouTube पर 2019 के अमेंडमेंट के वीडियोस तो पड़े हैं, मगर अभी एग्ज़ाम में 2020 का पूछा जाएगा और मेरा ये मानना है कि इस वीडियो से कई क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, तो इसलिए कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। अब आप सब लोग जानते हैं कि अमेंडमेंट की धाराओं को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको सरलता से सारी धाराएं याद हो जाएं। अब आप लोग बेयर एक्ट खोल लीजिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 में परिभाषाओं का वर्णन किया गया है, तो आप धारा 4 खोल लीजिए और उसमें जो उपधारा 10 है उसमें परिवार को डिफाइन किया गया है। तो अब उस पुरानी उपधारा के स्थान पर नई उपधारा अमेंड करके रख दी गई है। अब आप पुरानी उपधारा को बेयर एक्ट में देखिए और उसे नई उपधारा से मैच करिए तो आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। नई उपधारा में आप सबको बोल रहा हूं, किसी भू खातेदार के संबंध में परिवार का तात्पर्य यथास्थिति स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति या थर्ड जेंडर पति या पत्नी, न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति या थर्ड जेंडर पति या पत्नी से भिन्न विवाहित पुत्रियों और थर्ड जेंडर अवयस्क संतानों से भिन्न अवयस्क पुत्रों तथा अवयस्क पुत्रियों से है। तो इसमें क्या किया गया है कि थर्ड जेंडर वर्ड जोड़ दिया गया है। आपको बस थर्ड जेंडर याद रखना है कि परिवार में अब थर्ड जेंडर भी शामिल हो गया है, ऐसे याद कर लीजिए। अब ये थर्ड जेंडर कौन होता है? तो इसी संशोधन का स्पष्टीकरण ये कहता है कि थर्ड जेंडर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो पुरुष लिंग या स्त्री लिंग से भिन्न लिंग का हो, मतलब ना पुरुष में शामिल है और ना इसी स्त्री में। दूसरा संशोधन राजस्व संहिता की धारा 60 में किया गया है। आप लोग धारा 60 निकाल लीजिए। इसके खंड खा में पहले लिखा था वनों और वृक्षों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास, और अब वनों, वृक्षों और चरागाहों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास कर दिया गया है। यानी कि खाली एक चरागाह वर्ड इसमें और जोड़ दिया गया है। ये आपको याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इसमें क्या ऐड किया गया है, तो चरागाह वर्ड ऐड कर दिया गया है। तीसरा संशोधन धारा 77 में किया गया है। जो धारा 77 में उपधारा 2 है उसके स्थान पर दूसरी उपधारा रख दी गई है। अब मैं आपको पढ़ के नई उपधारा बता रहा हूं, आप बेयर एक्ट खोल के पुरानी उपधारा से उसे मैच करते जाइए। इससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कहां तक तो सेम है और कहां पर नया शब्द जोड़ा गया है। तो इससे आपको याद करने में और समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मैं बोल रहा हूं, इस संहिता के अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां इस धारा की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग
लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित या पुनर्ग्रहित किए गए भूखंड या भूखंडों से घिरा है अथवा उसके या उनके मध्य में है। अब अंतर यहाँ पे आएगा, अथवा किनारे है। यहाँ पर क्या है, एक ये इन्होंने लाइन जोड़ दी है, अथवा किनारे है। आगे पढ़ रहा हूँ। एवं लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, वहाँ राज्य सरकार ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है तो पूर्वोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक कोई अन्य भूमि उसी प्रयोजन के लिए यथास्थिति उसी, अब यहाँ पर नया ऐड करा है, अथवा किसी निकटवर्ती, ये 3 शब्द ऐड करे हैं यहाँ पर, अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय प्राधिकरण में आरक्षित कर दी जाएगी, या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अधीन उसके विनियम की अनुज्ञा विहित रीति से दे सकेगी। परंतु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी आपवादिक प्रकरणों में ही ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी जैसा कि विहित की जाए। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन किए जाने के कारण को लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इतनी बड़ी धारा है, उसमें खाली ये ऐड किया गया है, अथवा किनारे है। अथवा किनारे है यानी कि कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग जो लोक प्रयोजन के लिए क्रय किए गए भूखंड से घिरा है अथवा उसके मध्य में है, या किनारे है, अथवा किनारे है जोड़ दिया है। और ऐसे ही वहाँ पर एक आगे जोड़ा है, अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में, निकटवर्ती जोड़ दिया गया है साथ में। ठीक है, तो आपको ये की पॉइंट याद रखने हैं। अब अगला संशोधन किया गया है धारा 80 में। धारा 80 की उपधारा 1 में ये परंतुक बढ़ा दिया गया है, यानी कि उपधारा 1 वही है, उसमें परंतुक बढ़ा दिया गया है। उसे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। परंतु यह कि यदि घोषणा करने के आवेदन के साथ विहित शुल्क संलग्न हो तथा संयुक्त जोत होने के मामले में सहभूधृति धारकों की अनापत्ति सहभूधृति धारक होने की स्थिति में संलग्न हो, और यदि उप जिलाधिकारी द्वारा यथापूर्वोक्त 45 दिन के भीतर घोषणा नहीं की जाती है तो घोषणा की गई समझी जाएगी, और तहसीलदार उप जिलाधिकारी के आदेश अध्ययन टिप्पणी सहित राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित करेगा। यदि कोई प्रभावित पक्षकार उक्त घोषणा के संबंध में कोई आपत्ति दाखिल करना चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में आपत्ति दाखिल कर सकता है। अब इसमें जो परंतुक जोड़ा गया है, इसमें यह बढ़ा दिया गया है कि यदि आवेदन के साथ जो फीस है वो लगी हुई है, अटैच्ड है, तो उप जिलाधिकारी यदि 45 दिन के भीतर घोषणा नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि उसने घोषणा कर दी है। मतलब अगर 45 दिन में वो घोषणा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये मान लिया जाएगा कि घोषणा की गई है, कि घोषणा की गई समझ ली जाएगी, और तहसीलदार उप जिलाधिकारी के आदेश के अधीन उसे राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित कर लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज इसमें यह ऐड की गई है कि यदि कोई प्रभावित पक्षकार इस घोषणा के संबंध में कोई आपत्ति दाखिल करना चाहता है तो वह सक्षम न्यायालय में आपत्ति दाखिल कर सकता है। यहां पर यह परंतुक बढ़ा के ये राइट दे दिया गया। ठीक है, अब आते हैं धारा 89 पर, 89। धारा 89 में उपधारा 2 के पश्चात एक स्पष्टीकरण बढ़ा दिया गया है। उस स्पष्टीकरण में जो किसी व्यक्ति वर्ड आया है अभी उपधारा 2 में, तो किसी व्यक्ति का स्पष्टीकरण यहां पर किया गया है कि किसी व्यक्ति का तात्पर्य प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति से है। दरअसल जहां पर व्यक्ति वर्ड आता है तो मोस्टली हम प्राकृतिक व्यक्ति से ही लेते हैं, तो यहां पर स्पष्टीकरण में इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है और ज़्यादा कि प्राकृतिक के साथ साथ जो विधिक व्यक्ति है यानी कि लीगल पर्सन, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब आते हैं धारा 101 पर। धारा 101 में खंड खा में इन्होंने निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया है। परंतु यह कि विनिमय की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, भले ही विनिमय हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का मूल्यांकन सार्वजनिक मूल्य से 10% से अधिक हो,
और खंड गा में निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, परंतु यह कि विनिमय की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है भले ही विनिमय हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का क्षेत्र सार्वजनिक भूमि के क्षेत्र से 25% से अधिक हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने परंतु जो ये जोड़ा है इसमें पहले ये होता था कि उपजिलाधिकारी इनकार कर सकते थे अगर जो है विनिमय में दी गई और प्राप्त भूमि मूल्यांकन उनके अवधारित मूल्यांकनों के मध्य का अंतर 10% से अधिक होता था, और यदि विनिमय में दी गई भूमि के क्षेत्रफलों के मध्य का अंतर 25% से अधिक होता था तो एसडीएम इनकार कर सकते थे। अब इसमें क्या है, परंतु जोड़ के कि विनिमय की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है भले ही मूल्यांकन जो है 10% से अधिक हो या सार्वजनिक भूमि के क्षेत्र से 25% से अधिक हो, तो एसडीएम चाहे तो अनुज्ञा दे सकते हैं। यह परंतु जोड़ के इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब आते हैं धारा 108 पर। धारा 108 में उपधारा 1 में शब्द किसी के पश्चात थर्ड जेंडर बढ़ा दिए जाएंगे। धारा 108 में उपधारा 1 में जो शब्द आया है किसी पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार, ठीक, तो किसी के पश्चात जो है थर्ड जेंडर शब्द बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि किसी थर्ड जेंडर पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार, ये कर दिया जाएगा। दूसरा, उपधारा 2 के स्थान पर इन्होंने दूसरी उपधारा रख दी है। इस उपधारा में ये कहते हैं, आप पुरानी वाली से मैच कीजिए, तो इसमें जो पुरानी उपधारा है उससे थोड़ा चेंज आया है। अब देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको संक्षेप में बताऊं क्या चेंज आया है पहले तो, ताकि आपका डर निकल जाए। देखिए, धारा 108 अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते ही हैं। 108, 109, 110 ये सक्सेशन बताती है। तो इन्होंने धारा 108 में क्या करा है कि पुरानी उपधारा के स्थान पर कुछ शब्द इन्होंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और शब्द क्या ऐड करे हैं, थर्ड जेंडर और अविवाहित पुत्री। इन्होंने आपकी अमेंडमेंट में थर्ड जेंडर और अविवाहित पुत्री हर जगह ऐड कर दिया है सक्सेशन में, कि अविवाहित पुत्री को भी बराबर का स्थान मिले और थर्ड जेंडर अगर कोई है तो उसको स्थान मिले। ठीक है, अब आप पुरानी वाली धारा से इसे सुनिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उपधारा 2 पढ़ रहा हूं। उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन पुरुष थर्ड जेंडर भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित नातेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात विधवा। फिर इसके बाद इन्होंने करा थर्ड जेंडर पति या पत्नी, ये इन्होंने ऐड करा। अविवाहित पुत्री, फिर इन्होंने ऐड करा थर्ड जेंडर संतान, और आगे सेम है, और पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार, परंतु यह है कि विधवा, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेंडर संतान और पुत्र, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होगा, न्यागत होगा। खा में है माता और पिता, गा में विवाहित पुत्री, घा में भाई, अविवाहित बहन, और यहां पर फिर ऐड कर दिया थर्ड जेंडर सहोदर भाई या बहन, जो क्रमशः उसी माता पिता के पुत्र और पुत्री थर्ड जेंडर संतान हो, और पूर्व मृत भाई का पुत्र, अविवाहित पुत्री थर्ड जेंडर संतान, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो। अगला है पुत्र की पुत्री और थर्ड जेंडर संतान, यहां पे जोड़ दिया उन्होंने, यानी कि पुत्र की पुत्री और उसकी थर्ड जेंडर संतान। फिर आ गया पिता की माता और पिता के पिता। अगला है पुत्री का पुत्र, फिर इसमें जोड़ा है थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री, यानी कि पुत्री की थर्ड जेंडर संतान आ गई और उसकी अविवाहित पुत्री भी आ गई। विवाहित बहन, सौतेली बहन जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो। अगला है बहन का पुत्र, इसमें भी थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री जोड़ दिया। फिर है सौतेली बहन का पुत्र,
इसमें भी थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री जोड़ दिया, जहां बहन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो। अगला है भाई के पुत्र का पुत्र, इसमें भी थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री जोड़ दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है पिता के पिता का पुत्र, इसमें भी थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री जोड़ दिया गया है। अगला है पिता के पुत्र का पुत्र, इसमें भी थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री जोड़ दिया गया है। अगला है माता की माता का पुत्र, इसमें भी थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री जोड़ दिया गया है। तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। धारा 108 आप ये मान के चलिए जो पहले आपने पढ़ी थी उसमें आपको खाली थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री जोड़ देना है। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि इसमें क्या जोड़ा गया है, तो थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री। बस आपको एक लाइन तो याद रख सकते हैं ना, एक लाइन याद रख लीजिए। बाकी इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे सक्सेशन किया जाता है, ताकि आप उसको सरलता से याद कर सकें। अगला आप आइए धारा 109 पर। धारा 109 में संशोधन किया गया है कि धारा 109 में पुरुष शब्द जहां कहीं भी आया हो उसके पश्चात थर्ड जेंडर बढ़ा दिया जाएगा। इसमें भी वही चीज है धारा 109 में कि जहां पर कहीं पुरुष शब्द आया होगा तो उसमें थर्ड जेंडर शब्द बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। अगला संशोधन है धारा 110 में। धारा 110 में आप पुराने वाले बैरक से पढ़िए, मैं आपको इसमें बताता हूं। इसमें भी यही चीज है। धारा 110 कहती है जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात किसी स्त्री भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाए, वहां किसी जोत या उसके आंशिक भाग में उसका हित धारा 107 से 109 के उपबंधों के अधीन नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जाएगा। अब इसमें है पुत्र, ठीक, पुत्र, उसके बाद है अविवाहित पुत्री, लेकिन इन्होंने इन दोनों के बीच में जोड़ दिया थर्ड जेंडर संतान। पुत्र के बाद जो प्रेफरेंस दिया जाएगा थर्ड जेंडर संतान, उसके बाद अविवाहित पुत्री, फिर है पुत्र का पुत्र, फिर है थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री, फिर है पुत्र के पुत्र का पुत्र, फिर है थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री, उसके बाद पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में। परंतु यह कि प्रथमता उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा, परंतु द्वितीयता यह है कि कोई विधवा जिसने पुनर्विवाह कर लिया है अपवर्जित हो जाएगा। खा में है पति या विवाहित थर्ड जेंडर पति या पत्नी यानी कि पहले तो था पति, अब इसमें इन्होंने ऐड कर दिया पति के बाद में या विवाहित थर्ड जेंडर पति या पत्नी, यानी कि अगर थर्ड जेंडर पति या पत्नी से कोई विवाहित है तो वो भी इसमें शामिल है। अगला आता है विवाहित पुत्री, उसके बाद में घा में आता है पुत्री का पुत्र, इसमें भी ऐड कर दिया थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री। अगला है पिता, विधवा माता, फिर है भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो, यानी कि सगा भाई एक तरीके से, या थर्ड जेंडर संतान सहोदर भाई या बहन हो जो उसी मृत पिता की संतान हो, और भाई का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री प्रति शाखा अनुसार। अगला है अविवाहित बहन, फिर है विवाहित बहन, फिर है बहन का पुत्र, इसमें भी थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री जोड़ दिया। तो देखिए, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या करना है, इसमें यह याद रखना है कि थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री जोड़ दिया गया है। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब सेम है। अगला हम आते हैं धारा 126 पर। धारा 126 के अंत में एक परंतु और बढ़ा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है परंतु यह कि विधवा दिव्यांग व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा। यानी कि धारा 126 में विधवा को और यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसको अधिमान दिया जाएगा। जो हमारा धारा 126 है ना, भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि उठाने में वरीयता क्रम, तो इनमें जो वरीयता क्रम है, इसमें अगर कोई विडो है या कोई फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, और आपको इनके मेन की पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो।
तो आशा करता हूँ कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।